आज की कहानी है बुढ़ापे का सहारा। इंसुलिन भरे इंजेक्शन की छोटी सुई लगते ही रघुवीर के मुंह से सिसकारी निकल गई। उन्हें यह रोज सहना पड़ता था क्योंकि इंसुलिन अब उनकी जिंदगी की डोर बन गई थी। और अब तो राधा के साथ जीने की लालसा ने इस कष्ट को सामान्य कर दिया था। उनकी इस सिसकारी पर राधा ने कहा, इतने सालों से इंजेक्शन लगवा रहे हो पर सिसकारी मारना नहीं भूले। कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं जो इंजेक्शन लगते ही सिस सिस करने लगते हो। अरे राधा, तुम्हें मैं बड़ा लगता हूँ, रघुबीर ने हमेशा की तरह कहा। अब उनके लिए तो राधा ही सर्वस्व थी, एक मित्र, साथी और प्रेमी। हाँ, प्रेमी भी। इसीलिए तो जब जब राधा अपनी चश्मा चढ़ी आंखों को फैलाकर इंजेक्शन भरने लगती, रघुबीर एकटक उनके चेहरे को ताकते रहते। और जब वह इंजेक्शन लगाती, रघुबीर सिसकारी जरूर भरते। राधा को पता था कि रघुबीर ऐसा जानबूझकर करते हैं, फिर भी वह जरूर कहती, सच में इंजेक्शन से बहुत दर्द होता है। इसके बाद रघुवीर के नाक के साथ शुरू हुआ संवाद राधा की जिंदगी की डोर था। 2 साल हो गए थे रघुवीर और राधा को इस वृद्धा आश्रम में आए। यहाँ पहला कदम रखने का दुख आज हृदय के किसी कोने में दबकर रह गया। जब ये आए थे तब दोनों के पैर साथ साथ चलते थे और अब हृदय की धड़कन भी साथ चलती है। जैसे एक की थम जाएगी तो दूसरे की भी। मैं भी यहाँ बैठ जाऊं? राधा ने पार्क में लगे झूले पर बैठे रघुबीर से पूछा। पर रघुबीर का ध्यान तो कहीं और था। वह सामने रखे गमले में लगे कैक्टस को एकटक ताक रहे थे। मैं भी यहाँ बैठ जाऊं? राधा ने दोबारा पूछा। इस बार भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो राधा झूले पर बैठ गई। थोड़ी देर तक झूले के साथ मौन भी झूलता रहा। राधा ने अचानक पैरों को जमीन पर रखकर झूले को रोकते हुए पूछा, आप केवल कैक्टस को ही क्यों देखते हैं? मुझे लगता है इस जीवन में मैंने न केवल कैक्टस ही बोए हैं, इसीलिए कैक्टस मुझे अच्छा लगता है। शायद इसी वजह से मैं यहाँ हूँ भी। अचानक झूले के रुकने से रघुबीर जैसे नींद से जागे थे। कैक्टस में भी फूल खिलते हैं, हो सकता है कि यह आश्रम भी तुम्हारे लिए कैक्टस बन जाए। राधा ने आशावादी विचार व्यक्त करते हुए कहा, कभी कभी कैक्टस से भी संबंध की शुरुआत हो सकती है। रघुबीर जब से इस आश्रम में आए थे उनके चेहरे पर हमेशा उदासी ही छाई रही। आश्रम में रहने वालों से वह बातचीत भी बहुत कम करते थे। हमेशा वह अकेले ही बैठे रहते थे। एक रात 2 बजे राधा ने उन्हें झूले पर बैठे देखा था। शायद उस आश्रम में राधा ही एक ऐसी थी जिससे रघुबीर कभी कभार 2-4 बातें कर लिया करते थे। राधा ने उनके पास जाकर पूछा था, इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए यहाँ आकर बैठ गया। जवाब में रघुबीर ने कहा, नींद क्यों नहीं आ रही है? राधा ने पूछा। शायद वह उनसे बातें करना चाहती थी। हर चीज़ की वजह नहीं होती, होती तो है, बस हम जानना नहीं चाहते। राधा ने रात की हवा में जैसे नमी मिल आई हो इस तरह कहा, आप अपने मन की बात कह दीजिए, इससे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। बात सुन लेने के बाद शायद मैं वजह खोज सकूं। मैं मेजर डिप्रेशन का रोगी नहीं था, रघुबीर ने रात को खुले आकाश में फैले अनगिनत सितारों को ताकते हुए कहा। तो राधा ने छोटा सा सवाल किया। उन्होंने डिप्रेशन शब्द सुना ना हो ऐसा नहीं था। राधा अध्यापिका थी, स्वभाव से वह आशावादी थी। हर परिस्थिति को मुस्कुराते हुए वह स्वीकार करती थी। राधा के इस सवाल से रघुबीर उत्तेजित होकर बोले, तो क्या आज इसी बीमारी की वजह से मैं यहाँ इस वीरान वृद्धा आश्रम में हूँ? मैंने अपने पोते पर हाथ उठा दिया था और जानती हो क्यों? कहते हुए रघुवीर का शरीर कांप रहा था। आंखें सहज ही चौड़ी और लाल हो गई थी। उनकी आंखों में ठहरी बातें पाला तोड़कर बह रही थी। केवल उससे मेरी इंसुलिन की सिरिंज टूट गई थी। मैं मैं अभी भी उसका दृश्य देख रहा हूँ, क्योंकि वह दृश्य मेरी आंखों के सामने हमेशा ही नाचता रहता है। वह दृश्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। उसी की वजह से बेटे ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया और अस्पताल से सीधे इस वीरान आश्रम में छोड़ गया। मैंने अपने पोते पर हाथ उठाया। रघुबीर ने यह अंतिम वाक्य इस तरह से कहा जैसे वह खुद से ही सवाल कर रहे हों। इतना कहते कहते उनकी सांसें फूलने लगी। उन्होंने एक लंबी सांस लेकर आगे कहा,
वह मेरा कितना ख्याल रखता था, मुझे कितना खुश रखता था। अपनी दादी के जाने के बाद वही एक सहारा था मेरा। आपको पता है, वह रोज़ाना मेरे साथ मंदिर जाता था, मेरे पास बैठकर होमवर्क करता, कोई भी बात होती दादाजी दादाजी कहकर पहले मुझे ही बताता। और मैंने यह क्या किया? उसकी दादी का खालीपन मुझे खा गया, अकेलापन मुझसे सहन नहीं हुआ। इतना कहकर रघुबीर रोने लगे। राधा ने भी उन्हें रोने दिया। वह केवल उन्हें देखती रही और उनकी बातें सुनती रही, जब तक रघुबीर के मन की भड़ास ना निकल गई। किसी को इस तरह सुनना भी एक कला ही है। यह कला भी सबके पास नहीं होती। उस रात के बाद राधा रघुबीर का ख्याल ही नहीं रखने लगी, बल्कि हर तरह से उनकी देखभाल करने लगी। वह उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं रखती थी। रोजाना याद करके उनकी दवाएं देना, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना, अब यह सब वही करती थी। दोनों साथ बैठकर भगवत गीता का पाठ करते। उसका अर्थ समझने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ लंबे समय तक पार्क में टहलते हुए चर्चा करते। कभी कभी बातों में विरोधाभास होता तो तुम ही सच्चे हो, मैं गलत हूँ, पर बात खत्म हो जाती। इस तरह दोनों में मीठा झगड़ा भी होता। सालों बाद रघुवीर के लिए अब यह वीरान आश्रम रंग बिरंगा फूलों से भरा उपवन लगने लगा था। एक दिन राधा का बेटा उनसे मिलने आया। उसने माँ से घर चलने को बहुत कहा, पर वह घर जाने को राजी नहीं हुई। उस समय रघुबीर को पता चला कि राधा स्वेच्छा से आश्रम में रहने आई थी। वह तो अपने गांव में ही रहना चाहती थी, जबकि बेटा गांव का सब कुछ बेचकर शहर में बस जाना चाहता था। वह सादगी से जीने की आदी थी, इसीलिए उन्होंने बेटे से कहा था, मैं वृद्धा आश्रम में रहूंगी। बेटे और बहू ने बहुत समझाया कि समाज में उनकी बड़ी बदनामी होगी, पर वह नहीं मानी और वृद्धा आश्रम में रहने आ गई थी। एकांत उनकी प्रवृत्ति थी, वह रहती भी एकांत में ही थी। पर राधा और रघुबीर को कहाँ पता था कि वृद्धा आश्रम में आने के बाद उन्हें एक साथी मिल जाएगा, जिससे निरंतर बातें की जा सकेंगी, नाराज भी हुआ जा सकेगा और मनाया भी जा सकेगा। इतने सालों के साथ रहते रहते उनके बीच सात्विक प्रेम का सेतु बन गया था। दोनों एक बार फिर युवा हो गए थे, उनमें फिर से प्रेम हो गया था और जिंदगी एक बार फिर से प्रेममय हो गई थी। प्रेम तो कभी भी कितनी भी बार हो सकता है, पर प्रेम व्यक्ति से नहीं, उसके व्यक्तित्व से होता है। रघुबीर कभी फूल तोड़कर राधा को देते तो कभी कोई माला बनाकर जूड़े में लगाते। यह सब करने में वह जरा भी नहीं शर्माते। उसी तरह राधा भी प्रेम भाव से ये सब स्वीकार करती। ऐसा करते हुए वह सहज हंस भी देते। इतना ही नहीं, अब दोनों एक ही थाली में साथ खाने भी लगे थे। ऐसे में ही एक दूसरे को खिला भी देते थे। बस एक ही कौर में पेट भर जाता था। उन दोनों के प्रेम को देखकर वृद्धा आश्रम के लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे, पर उनकी बातों पर न ध्यान राधा ने दे रही थी और न रघुबीर। दोनों खुद में ही मस्त थे। लोग कहते, इस उम्र में इन्हें ये सब करते शर्म भी नहीं आती। जिस उम्र में भगवान का नाम लेना चाहिए, इन्हें देखो ये प्रेम के गीत गा रहे हैं। शायद उन लोगों को राधा और रघुबीर जो कर रहे थे उस बात पर गुस्सा नहीं था। उन्हें उन दोनों का साथ रहना खल रहा था। उन्हें इस बात की ईर्ष्या थी कि उनके साथ ऐसा क्यों नहीं है। इसी ईर्ष्या की वजह से एक बार फिर राधा और रघुबीर के जीवन में कैक्टस उग आया था। उन लोगों ने आश्रम के संचालक से शिकायत कर दी कि इस उम्र में ये दोनों ये कौन सा तमाशा कर रहे हैं। एक वृद्ध ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इन दोनों को किसी ने इस तरह एक साथ देख लिया तो जो लोग आश्रम को दान देते हैं वे दान देना बंद कर देंगे कि ये आश्रम है या अय्याशी का अड्डा। इन्हीं लोगों की बातों में आकर संचालक ने रघुबीर और राधा के घर वालों को फोन करके सारी बात बताई। रघुबीर के घर से तो कोई जवाब नहीं आया। कहा गया कि आप उनके बारे में जो निर्णय लेना हो लीजिए, हम लोगों को अब उनसे कोई मतलब नहीं है। जबकि राधा का बेटा राधा को ही नहीं, रघुबीर को भी अपने घर ले जाना चाहता था। पर इस बार भी राधा ने साफ मना कर दिया। तब बेटे ने यह जरूर कहा कि मुझे पता नहीं था मम्मी, इसीलिए अकेली रहना चाहती थी। यह कहकर राधा के बेटे ने एक फाइल निकालकर राधा के सामने रखते हुए कहा, मम्मी, मैंने अपने एक परिचित वकील से वसीयत तैयार कराई है। ये उसी के कागज़ हैं। आप इस पर दस्तखत कर दीजिए, जिससे आपके ना रहने पर मकान वगैरह अपने नाम कराने में
मुझे कोई परेशानी ना हो। बैंक से पैसे निकलवाने में भी किसी तरह की अड़चन न आए। राधा कुछ देर तक उस फाइल को घूरती रही। उसके बाद उसने फाइल उठाते हुए कहा, जरा मैं इसे रघुबीर को दिखा लूं, उसके बाद दस्तखत कर दूंगी। तुम अभी जाओ। इसे जान समझकर जब मैं दस्तखत कर दूंगी तब तुम आकर ले जाना। राधा का बेटा निराश होकर चला गया। फिर भी उसे यह तो उम्मीद थी कि अपनी माँ का वह इकलौता वारिस है, इसीलिए माँ उसके अलावा किसी और को तो कुछ देंगी नहीं। बेटे के जाने के बाद जब राधा रघुबीर के साथ बैठी तो उन्होंने बेटे द्वारा लाई फाइल उनके सामने रखते हुए कहा, जरा इसे देखकर मुझे समझाइए कि इसमें क्या लिखा है। बेटा मुझसे क्या चाहता है? बेटा, आपकी प्रॉपर्टी, बैंक में जमा पैसे, आपके मरने के बाद आपके खाते में आपकी पेंशन के जो पैसे बचेंगे वो सब चाहता है। वह आपके जीते जी ही सारे कागजात तैयार करा लेना चाहता है, जिससे आपके मरने के बाद उसे ये सब अपने हक में करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। रघुबीर ने राधा के बेटे द्वारा लाए कागजात पढ़कर बताया, ये सब तो मेरे मरने के बाद वैसे ही उसे मिल जाता, उसे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? क्या उसे मुझ पर विश्वास नहीं रहा कि ये सब मैं किसी दूसरे को दे दूंगी? आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं राधा, उन्हें सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए, देखा नहीं? उसने संचालक के सामने क्या कहा था? कहा था कि उसे पता नहीं था कि मम्मी इसीलिए यहाँ रह रही हैं। क्या हम लोग साथ रहकर कुछ गलत कर रहे हैं राधा? रघुबीर ने राधा को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी, पैसे बेटे को ना देना चाहें तो? कोई बात नहीं, चीज तुम्हारी है, जिसे मन हो उसे दो। इस पर तुम दस्तखत नहीं करोगी तो वह तुम्हारी प्रॉपर्टी और पैसा कैसे ले लेगा? अच्छा, मैं जिस किसी को अपनी प्रॉपर्टी या पैसे देना चाहती हूँ उसके लिए मुझे क्या करना होगा? राधा ने पूछा। इसके लिए कई विकल्प हैं, आप कोई भी विकल्प अपना सकती हैं, जैसे कि वसीयत, रजिस्टर्ड वसीयत, रजिस्ट्री, पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह। रघुबीर ने बताया, इनमें सबसे बढ़िया विकल्प कौन सा है? सबसे बढ़िया तो रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री होने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें रजिस्ट्री करने वाले के जीते जी ही उसे कब्जा मिल जाता है। पर बाकी विकल्प भी बुरे नहीं हैं। हाँ, उनका भी रजिस्ट्रेशन तहसील में जाकर करा दिया जाए तो। रजिस्टर्ड वसीयत हो या पावर ऑफ अटॉर्नी, इनका भी उतना ही महत्व है जितना रजिस्ट्री का। पर इनके बाद में कोई हकदार अड़ंगा लगा सकता है, पर अंत में सब कुछ मिलता उसी को है जिसके नाम रजिस्टर्ड वसीयत या पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। रघुबीर ने समझाया। अच्छा, वसीयत और पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या अंतर है? वसीयत में हम अपनी प्रॉपर्टी किसी को अपने मरने के बाद देने की बात करते हैं, जबकि पावर ऑफ अटॉर्नी में हम अपनी प्रॉपर्टी पर अधिकार प्राप्त करने की बात करते हैं। ये दो तरह की होती है। एक में जीवित रहने तक ही अधिकार होता है, जबकि दूसरे में मरने के बाद भी अधिकार बना रहता है। रघुबीर ने कहा, पर तुम ये सब जानकर क्या करोगी? सामने ये जो कागजात रखे हैं उस पर दस्तखत करने के पहले ये सब जान लेना जरूरी था ना? कहकर राधा ने बेटे द्वारा दी गई फाइल एक किनारे रख दी। राधा और रघुबीर के बीच का प्रेम आखिर आश्रम में रहने वाले लोगों से देखा नहीं गया। सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि किसी भी तरह रघुबीर और राधा को आश्रम से बाहर किया जाए। आखिर किया भी वही गया। निर्णय सुनकर दोनों में से किसी ने कारण नहीं पूछा। उन्होंने तो तय कर लिया था कि अब कुछ भी हो दोनों साथ रहेंगे। आर्थिक रूप से वे सुदृढ़ थे ही, केवल शरीर से ही थोड़ा कमजोर थे, लेकिन दोनों के मन मजबूत थे, इसीलिए तन की चिंता नहीं थी। वे खुश थे क्योंकि दोनों एक दूसरे की सांस बन चुके थे। राधा ने आश्रम के गेट से निकलते हुए कहा, हमारा आगे का रास्ता शायद अब कैक्टस का फूल होगा। सचमुच उनके आगे का रास्ता कैक्टस का फूल ही साबित हुआ। राधा और रघुबीर एक दूसरे का हाथ थामकर आश्रम से निकले तो अंत तक दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रहे। आश्रम से निकलकर उन्होंने अपना अलग घर बसा लिया था। घर का काम करने के लिए उन्होंने नौकरानी रख ली थी। दोनों मिलकर खाना बनाते, साथ बैठकर प्रेम से खाते, सुबह शाम साथ घूमने जाते। उनके दिन हंसी खुशी से बीतने लगे। एक दिन राधा रघुबीर के साथ तहसील गई और अपनी सारी प्रॉपर्टी रघुबीर के नाम कर दी। राधा के इस प्रेम को देखकर
रघुबीर ने भी अपना सब कुछ राधा के नाम कर दिया। इसी के साथ उन्होंने अपनी वसीयत में ये भी लिखवा दिया कि अंत में जो बचेगा और उसकी देखभाल जिस अस्पताल में होगी, सारी प्रॉपर्टी और पैसा उस अस्पताल को मिलेगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।